अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अलामात और उसके तदारुक के बारे में कि किस तरह से डाइटरी मैनेजमेंट से, डाइटरी हैबिट चेंज करने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आप लोग किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी की अलामात क्या होती हैं, क्या क्या अलामात आपको ज़ाहिर होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन B12 की कमी है आप में, और उसका आप किस तरह से तदारुक करेंगे, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँगे या किस तरह से आप जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे कि आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है उसको ओवरकम किया जा सके। ये विटामिन B12 जो है ये विटामिन बी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके नाम से जैसे कि ज़ाहिर है 12th विटामिन ऑफ विटामिन B12 फैमिली, ये जिस जैसे जैसे डिस्कवर हुए थे वैसे वैसे इनका नाम B1 B2 B3 रख दिया गया था। लेकिन बाद में फिर जो है ये जो तरीक़ाकार है इसकी क्लासिफ़िकेशन का, ये बाद में जो है वो अडॉप्ट जो है नहीं किया गया। बाद में इसको फ़र्दर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं किया गया, लेकिन स्टिल कन्वेंशनली इट इज़ कॉल्ड विटामिन B12 या कोबालामीन। जो इसका सिंथेटिक फॉर्म मिलती है उसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो सबसे कॉमनली आती है पेरिफेरल न्यूराइटिस के साथ, पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन के साथ, आपके नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट के साथ, नमनेस ऑफ पेरिफेरीज के साथ। सबसे कॉमन जो है इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स जो हम देखते हैं, जो एडोलेसेंट में भी देखते हैं और जो बच्चों में भी देखते हैं, कुछ बच्चे भी बताते हैं कि जो मेरे हाथ पाँव सो रहे हैं। विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप होता है, जो नर्व्स होती हैं वो नंब हो जाती हैं। तो हाथ और फीट पेशेंट्स के नंब हो जाते हैं इस बीमारी में। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि एक तरफ करवट लेके सोते हैं तो वो साइड जो है वो सारी नंब हो जाती है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि दिन के वक्त ऐसे ही काम करते करते जो है वो नमनेस आ जाती है। और अक्सर व बेशतर जब इंक्रीज्ड डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है ख़वातीन में, जैसे जब हमल होता है, तो उस वक़्त विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती है। जैसे-जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे-वैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की जो अलामात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। विटामिन B12 जो है वो डेली रूटीन में लेना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें साइन है, जो सबसे ज़रूरी साइन है वो ये है कि इसमें आपके न्यूराइटिस यानी पेरिफेरल न्यूराइटिस, नमनेस आ जाती है आपके हाथों में, पाँव में, और पेशेंट जो है वो अ, बहुत एजिटेटेड, बहुत बुरा फ़ील करता है क्योंकि नर्व पेन्स होती हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। उसके बाद ये क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है खून के खुलियों को बनाने के लिए, तो इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो माइक्रोसाइटिक यानी उसमें खून के खुलिये बहुत छोटे-छोटे रह जाते हैं। व्हेयरएज़ विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसमें खून के खुलिये बड़े हो जाते हैं, और ये बड़े खुलिये जो हैं ये माइक्रोस्कोप के अंडर हमें नज़र आते हैं, डॉक्टर्स को और पैथोलॉजिस्ट को नज़र आते हैं, और फिर रिपोर्ट करते हैं हम। विटामिन B12 जो है ये खून की कमी, सादा अल्फाज में खून की कमी पैदा करता है, और ये खून की कमी हमल की सूरत में भी पैदा करता है, बच्चों में भी पैदा करता है, बड़ों में भी पैदा करता है। हर तरह से जब विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर खून की कमी भी साथ वाज़ेह हो जाती है। दिल जो है वो पाउंडिंग पल्सेस, क्योंकि दिल की असाब जब मुतासर होते हैं तो उसकी वजह से दिल का भी जो है वो पैल्पिटेशंस होती हैं। पैल्पिटेशंस होती हैं और खून की भी कमी साथियों के हो रही होती है, तो इस वजह से बाउंडिंग पल्सेस आ रही होती हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। अनीमिया की वजह से यानी खून की कमी की वजह से दिल में पैल्पिटेशन हो रही होती है, और दूसरे नंबर पे विटामिन B12 की इटसेल्फ कमी की वजह से दिल को सप्लाई करने वाले असाब मुतासर हुए होते हैं, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पैल्पिटेशन की शक्ल में या एरिथमियाज की शक्ल में दिल को भी मुतासर करती है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स को इसी के साथ लिंक जो है वो सीने का मसला होता है। सांस की रफ्तार उनकी तेज़ हो जाती है, उनको सांस में घुटन महसूस होती है। बहुत सारे मरीज़ आके कहते हैं, और हम अक्सर मरीज़ों को जो है ना उसको साइकियाट्रिक बेसिस पे उस एट्रीब्यूट कर देते हैं कि नहीं आपके ज़हन में कोई परेशानी होगी, कोई ऐसी बात होगी। ये बड़ा कॉमन साइन एंड सिम्पटम है कि पेशेंट जो है वो बताते हैं चेस्ट टाइटनेस है, सांस अच्छा नहीं आता, रात को जो है वो अच्छी नींद नहीं आती, या हर वक़्त गुनूदगी रहती है और रात को अच्छी नींद नहीं आती। ये बहुत सारे पेशेंट्स, और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ऐसा होता है कि हर वक़्त टायर्डनेस रहते हैं, हर वक़्त स्लीपी-स्लीपी से रहते हैं, दे आर नॉट अप एंड अबाउट, क्योंकि ये तो असाब के लिए विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असाब आपके सही अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, आपको ओरिएंटेशन जगहों की अच्छी नहीं हो रही, आप हर वक़्त स्लीपी-स्लीपी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो नाइट टाइम स्लीप है वो साउंड नहीं है, इट्स नॉट अ साउंड स्लीप। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नॉज़िया एंड वॉमिटिंग के भी इसमें
अलामत आ सकती हैं, बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है, बच्चे कहते हैं हम खाना खाने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उल्टी आ रही है। यानी खाना कोई भी बच्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब इस तरह की अलामत हो जाती हैं। उसमें अनीमिया भी कसूरवार है, लेकिन उसमें विटामिन बी 12 भी कसूरवार है, क्योंकि जो सप्लाई कर रहा होता है सारे नर्व जो सप्लाई कर रही होती हैं इसोफेगस को, ग़िज़ा की नाली को, मैदे को, जिसने आपके फूड को, हमारे फूड को चर्न करना है, उसको हज़म करना है और आगे लेके जाना है, वो जब हज़म नहीं कर रहा होता तो फिर वापसी की तरफ निकलता है, तो फिर प्रॉब्लम पैदा होता है इसमें। फिर मसल वीकनेस आ जाती है, जैसे मैंने बताया सारा दिन जो है वो थकावट सी रहती है, मसल वीकनेसेस आती हैं, यानी फिज़िकली वाक़ई वीकनेस आ जाती है अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी लॉन्ग स्टैंडिंग हो और उसको टाइम से करेक्ट ना किया जाए। जो टंग है, इसमें टंग के साइन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप टंग देखेंगे तो इसके ऊपर जो नॉर्मल पैपिला, हमारी टंग जो होती है ऊपर से तौलिए के सरफेस की तरह होती है, इसमें बहुत सारे पैपिला होते हैं, रफ सरफेसेस होती हैं। लेकिन जो विटामिन बी 12 पेशेंट होता है, डेफिशिएंट पेशेंट होता है, उसमें ये बीफी टंग हो जाती है, बिल्कुल सुर्ख रंग की हो जाती है, जैसे बीफ फ्रेशली कट बीफ हो उस तरह की टंग हो जाती है। इसके ऊपर जो वाइट कोटिंग है थोड़ी सी, वो ख़त्म हो जाती है, इसके ऊपर जो पेपिला होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बीफी सी टंग हो जाती है, बिल्कुल ही स्मूथ ऊपर से जल्द हो जाती है। और ये चीज़ सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, ये हमारी सारी गट की जो इनर लाइनिंग है वो तौलिए की तरह है। वो तौलिए की तरह का, उसका मकसद ये है कि बॉडी सरफेस उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे नमकियात और हम ग़िज़ाइयत जज़ब कर लें ग़िज़ा से। लेकिन जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है हमारी गट की, हमारे स्टमक की, हमारी अंतड़ियों की, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। वो कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं ना, ये बीमारी होती है, दिस इज़ हकीम भी इवन ये ना काम बताते हैं, हालाँकि बहुत सारे हकीम बहुत गलत बातें भी करते हैं। लेकिन ये बात भी बताते हैं कि जी आपकी तो अंतड़ियाँ मुलायम हो गई हुई हैं, मुलायम हो गई हैं मतलब स्मूथ हो गई हैं, वो इर्रेगुलरिटी नहीं रही। इर्रेगुलरिटी इज़ एसेंशियल फॉर एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ग्लूकोज़, लिपिड्स की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ये इर्रेगुलरिटी गट की बहुत ज़रूरी है। जब इर्रेगुलरिटी नहीं रहती तो फिर गट जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं कर सकती, आपको खाया-पिया जो है वो लगता नहीं है, डायरिया की फॉर्म में आपका लॉस होता है हर एक खाई-पी अशिया का। फिर इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। डायरिया मैंने बताया इस वजह से हो जाता है क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं वो जज़ब तो होता नहीं है, आंतों में ही पड़ा रहता है। और कॉन्स्टिपेशन इस वजह से हो जाती है क्योंकि असाब जो आपके सप्लाई करना था, असाब ने आपकी लार्ज गट को, स्मॉल गट को, वो असाब ही अभी जो है वो अच्छी तरह से सप्लाई नहीं कर रहे, अच्छी तरह से नर्व सिग्नल नहीं दे रही, तो इस वजह से जो है वो हरकत आंतों की हरकत जो है वो कम हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मल्टीफैक्टोरियल है कि आपकी ग़िज़ा की नाली भी नहीं काम कर रही, आपका मैदा भी नहीं काम कर रहा अच्छी तरह से। वेट लॉस भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी डिप्रेशन आता है, इसी वजह से सर्दियों में डिप्रेशन आता है लोगों में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, सन एक्सपोज़र नहीं होता, स्किन एक्सपोज़ नहीं होती, अगर हम बाहर जाते भी हैं तो उसका अच्छा-सा कवर करके, कैप पहन के और स्किन को जो है वो कवर करके जाते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और सर्दियाँ इसीलिए डिप्रेशन के साथ इसको जो है वो जोड़ा जाता है कि विटामिन डी नहीं बनता अच्छी तरह से और इसी की वजह से डिप्रेशन आ जाता है। इसी तरह विटामिन बी 12 में भी इरिटेबिलिटी भी आती है, यानी आप में चिड़चिड़ापन आएगा। ये बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कि चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी से बच्चों से लड़ना शुरू हो जाता है, जल्दी से रोना शुरू हो जाता है। ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जल्दी से बच्चा जो है वो गुस्से में आ जाता है, छोटी-सी उसकी ज़िद पूरी ना करें, छोटी-सी बात पूरी ना करें तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। मेमोरी मैंने बताया, मेमोरी का इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, मेमोरी जो है वो कम हो जाती है, आप सारा दिन डिसओरिएंटेड से फिरते रहते हैं, आप हवा में से उड़ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है मेरे सर में जो है वो हवा भरी हुई है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है मेरा जो है ना सर खाली है, अंदर जो है छें-छें की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत सारे पेशेंट्स में, क्योंकि ये नर्व को काम करती है, ये विटामिन नर्व की इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये वाली अलामात भी होती हैं। नर्व पेरिफेरल न्यूराइटिस का मैंने आपको बता दिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बार-बार पेशेंट्स को जो है कभी जिस्म का एक हिस्सा सो जाता है, कभी दूसरा हिस्सा सो जाता है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट आपने करना है मिग्रेन से। बाज़ औक़ात मिग्रेन में भी हेमी-पैरालिसिस होता है, एक साइड का हिस्सा स्लीप पैरालिसिस होता है, एक साइड का हिस्सा जो है वो सोए हुए रात को जो है वो आप एक साइड या पूरा जिस्म ही जो है हिला नहीं सकते, या बाज़ औक़ात जागे हुई हालत में आपको एक साइड लगती है कि बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ये दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिग्रेन एंड कैन बी टीआईए, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक इसको कहते हैं, ये भी ऐसा हो सकता है। मेमोरी का प्रॉब्लम बनता है और साथ-साथ विज़न का भी प्रॉब्लम बनता है। जहाँ पे भी असाब हैं, जहाँ पे भी नर्व्स हैं, वहाँ पे विटामिन बी डेफिशिएंसी जो है वो नुकसान पैदा करेगी। और विटामिन बी डेफिशिएंसी जो है वो
ना सिर्फ खून पे, ना सिर्फ नर्व्स पे, बल्कि ये परमानेंट डैमेज कर सकती है आपके असाब को, आपकी फ़ालिज का एक तरह का फ़ालिज जिसकी वजह से विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से आ सकता है। ऑल्दो ये कॉमन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मैंने अपने करियर में आज तक ऐसा बच्चा कोई नहीं देखा जिसको विटामिन बी 12 की वजह से पैरालिसिस आ जाए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें परमानेंट डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, नर्व्स में परमानेंट डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, और उसमें फिर पेशेंट का जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं क्योंकि फिक्स हो जाती है कंडीशन। वजूहात मैंने आपको इसकी जो वजूहात है विटामिन बी 12 की, वो वजूहात ये हैं कि या तो आप अपनी डाइट में विटामिन बी 12 अच्छा सा नहीं ले रहे। विटामिन बी 12 आम तौर पे गोश्त में, पोल्ट्री में, एग में पाया जाता है। ये विटामिन बी 12 कहीं से भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट में नहीं पाया जाता। ये आम तौर पे लिवर में पाया जाता है, ये पाया जाता है गोश्त में, रेड मीट्स में ये पाया जाता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है, जो है एग्स में। तो यही प्रोडक्ट्स हैं, मिन्स में, कीमे में, इसमें पाया जाता है विटामिन बी 12, और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना होता है ज़्यादा ताकि आपके जिस्म में विटामिन बी का स्टोर अच्छा सा बन जाए। यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि हाँ, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर विटामिन बी 12 का स्टोर तकरीबन 2.5 से 3 साल का मौजूद होता है। तो इसलिए डेफिशिएंसी आमतौर पे बहुत जल्दी नहीं आती। लेकिन जिसको डेफिशिएंसी आ जाती है उसको अलामत बहुत शदीद होती हैं, और अलामत जो है उनको रिवर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जल्द रिवर्ट करना। अदरवाइज़ विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से मैंने जैसा कि आपको बताया कि परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकता है। फिर कुछ पेशेंट में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ, इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं विटामिन बी 12 को। इसके जज़ब होने के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर, हमारे मैदा एक फैक्टर रिलीज़ करता है, इसका नाम इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको बी 12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा होता। तो इस वजह से एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर से मिल के जज़ब नहीं हो रहा होता, और हमें पारेंटरली यानी इंजेक्शन फॉर्म में विटामिन बी 12 देना पड़ता है। क्योंकि इसकी इस तरह की बीमारी है एक ख़ास विटामिन बी 12 की, कि इसको जब भी किसी को विटामिन बी 12 का शक हो तो सोचना चाहिए कि शायद इसको कोई ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से विटामिन बी 12 जज़ब नहीं हो रहा। तो इस वजह से इंजेक्टेबल फॉर्म में ही इसको आमतौर पे दिया जाता है। और मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का आपको पहले क्लियर कर दिया कि वेजिटेबल फ्रूट्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये वेगन डाइट में विटामिन बी 12 बिल्कुल नहीं होता। ये हमेशा ही आपको पोल्ट्री, एग और मीट्स में मिलेगा। आपको रेड मीट में आमतौर पे ज़्यादा मिकदार में मिलेगा, आपको गोट लिवर में मिलेगा, ये विटामिन बी 12 की अच्छी मिकदार मिलेगी, क्योंकि ये लिवर में ही स्टोर होता है, और एक एवरेज एक अच्छे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 2.5 से 3 साल का लिवर के अंदर स्टोर होता है और स्लोली रिलीज़ होता रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो व्यूअर्स रिगार्डिंग विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।